हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, आज हम यूएस डेट सीलिंग के बारे में बात करने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि क्या यूएस सचमुच में डिफॉल्ट कर सकता है। तो आइए पहले डेट सीलिंग को थोड़ा हम समझते हैं। तो डेट सीलिंग, जैसा कि ये नेम बता रहा है कि एक लिमिट से ज़्यादा जो है यूएस गवर्नमेंट कर्जा नहीं ले सकती है और ज़्यादातर गवर्नमेंट्स के पास इस तरीके की एक सीलिंग होती है जिससे ज़्यादा वो कर्जा नहीं ले सकती है। तो कोई भी गवर्नमेंट कर्जा क्यों लेती है? क्योंकि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या कई दफ़े वॉर में जाने के लिए या और चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो पैसा जो है कई दफ़े फॉरेन इन्वेस्टर से या अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर से लेती है। जैसे कि हमारे इंडिया में भी कई तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, जैसे आपने गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा या इंडियन गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स होते हैं या म्यूनिसिपैलिटी के बॉन्ड्स होते हैं। तो ये सारे वो बॉन्ड्स होते हैं जिसके थ्रू जो है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस या खुद गवर्नमेंट जो है पब्लिक से कर्जा लेती है। तो कितना कर्जा ले सकती है उसका एक लिमिट यूएस में है और वो लिमिट है 31.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। और पैंडमिक में यूएस गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा स्टिमुलस के लिए जो है काफ़ी सारा एक तरीके से कर्जा लिया और तो ये सीलिंग जो है जनवरी इस साल ही क्रॉस हो गई थी और उसके बाद जो है यूएस ट्रेजरी ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लेते हुए सरकार को कैश दिया। तो अगर ये सीलिंग नहीं बढ़ाई जाती है, उसको यूएस गवर्नमेंट को फ्रेश कर्जा नहीं दिया जाता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, इतना बड़ा अमाउंट आप चुका तो सकते नहीं है क्योंकि जो बॉन्ड्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे और अगर उनको फ्रेश कर्जा नहीं मिलेगा तो वो अपने बॉन्ड्स के पे आउट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट होगा, इसके बारे में हम थोड़ी देर के बारे में बात करेंगे। तो इस सिचुएशन की सीरियसनेस इस बात से पता चलती है कि यूएस ट्रेजरी जो सेक्रेटरी है येलेन, उन्होंने कहा है कि 1 जून के बाद अगर इस सीलिंग को नहीं बढ़ाया जाए तो सरकार के पास कैश नहीं होगा। तो आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, कहीं ना कहीं हेडलाइन देखी होगी। तो कुछ प्रश्न जो है ये सब पढ़ के हम सब के मन में उठते हैं। पहली चीज़ तो ये कि यूएसए इतना बड़ा और पावरफुल देश, तो वो इस हालात तक कैसे पहुंच गया। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या पास्ट में कभी यूएस ने डिफॉल्ट किया है। तीसरा, क्या होगा अगर सचमुच में यूएस ने डिफॉल्ट कर दिया। चौथा, इसका सल्यूशन क्या क्या इस वक्त दिख रहा है। और पांचवा गोल्डन क्वेश्चन, क्या सचमुच में यूएस डिफॉल्ट करेगा। तो आइए पहली चीज के बारे में बात करते हैं कि यूएसए यहां तक कैसे पहुंच गया। तो उसका कारण है दोस्तों पॉलिटिक्स। तो जैसे इंडिया में हमारी दो पार्टीज हैं, दोनों की आइडियोलॉजीज अलग हैं, उसी तरीके से यूएसए में भी दोनों पार्टीज की आइडियोलॉजी अलग है। तो एक पार्टी होती है जो थोड़ा पीपल सेंट्रिक होती है और एक जो होती है थोड़ा जिसे हम कहते हैं नेशनलिस्ट टाइप की होती है। तो जो पीपल ओरिएंटेड पार्टी होती हैं वो ये देखती हैं कि ठीक है, हमारे देश का कर्जा भले ही बढ़ जाए लेकिन हमारे मिडिल क्लास जो है, हमारे सिटीजन्स जो गरीब लोग हैं, उनको फ़ायदा पहुंचता रहे। दूसरी पार्टी ऐसा सोचती है कि नहीं नहीं, हमें कर्जे को नहीं बढ़ाना है, सीलिंग लगाना है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है और इसके अलग अलग कारण होते हैं। कई दफ़े होता है अपोजिशन पार्टी जो है अपना पावर दिखाने के लिए जो है ऐसी चीज़ें करती है। तो इस तरीके की एक पॉलिटिकल वहाँ पर स्टेलमेंट चल रही है जिसकी वजह से ये सीलिंग अभी तक नहीं बढ़ पाया। तो जो डेमोक्रेट्स हैं, जो अभी पावर में है, जिनके प्रेसिडेंट है बाइडन, वो अपोजिशन पार्टी के साथ जो है झुकना नहीं चाहते हैं और अपोजिशन पार्टी जो है उनको झुकाना चाहती है। वो चाहती है कि आप हमारे पास आए, हमारी बातों को माने, तब हम आपको हेल्प करेंगे सीलिंग को बढ़ाने के लिए, जो कि वो करने को तैयार नहीं। तो एक तरीके का पॉलिटिकल स्टेलमेंट हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचा है। अब कर्जा इतना क्यों बढ़ा है, तो उसका भी कारण आप जानते हैं दोस्तों। पैंडेमिक आया, पैंडेमिक की वजह से इकॉनमी में प्रॉब्लम आई और उसको फिस्कल सपोर्ट देने के लिए सरकार ने बहुत सारे नोट को छापा जिससे सरकार का कर्जा बढ़ा। दूसरा जो प्रश्न उठता है कि क्या यूएसए ने पास्ट में कभी भी डिफॉल्ट किया है। तो 1979 में ऐसा कहा जाता है कि यूएस ने एक बार डिफॉल्ट किया था और वो इसलिए नहीं किया था कि उनके पास पैसे नहीं थे या कर्जा ज़्यादा बढ़ गया था। वो एक चेक प्रोसेसिंग का एक टेक्निकल रीज़न था। तो वो एक तरीके की एक टेम्प्रोरी प्रॉब्लम थी जो कि रिजॉल्व हो गई थी। लेकिन 2011 में यूएस गवर्नमेंट जो है बहुत नज़दीक आ गया था डिफ़ॉल्ट करने के
और उसकी वजह से S&P ने पहली बार हिस्ट्री में यूएस गवर्नमेंट को कि उनके क्रेडिट रेटिंग्स को डाउनग्रेड कर दिया था, और वो पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ था। तीसरा प्रश्न यह उठता है, क्या पास्ट में भी डेट सीलिंग को बढ़ाया गया है? जी हाँ, डेट सीलिंग को कई बार, कम से कम 70 टाइम्स पास्ट में बढ़ाया गया है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो उन सिचुएशंस में सभी पार्टीज जो है एग्री कर गई सीलिंग को बढ़ाने के लिए, और उनका जो पार्लियामेंट है उसमें वो चीज़ें पास हो गई। लेकिन इस बार ये स्टेलमेट बढ़ा हुआ है और दोनों पार्टी जो है झुकने को तैयार नहीं है, इस वजह से ये सिचुएशन पर पहुंच गए। चौथा प्रश्न ये उठता है कि क्या होगा अगर यूएस ने डिफॉल्ट कर लिया? दोस्तों, इस बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते, क्योंकि उसका परिणाम बहुत ही भयावह होगा, और पास्ट में ऐसा कभी हुआ भी नहीं है, तो हम दावे के साथ कह नहीं सकते कि क्या होगा। 2011 में इट वाज रियली क्लोज, डिफॉल्ट यूएसए करने वाला था, लेकिन उन्होंने सिचुएशन को संभाल लिया। जैसा कि मैंने बताया, 1979 में वो एक टेक्निकल था, कुछ टाइम के लिए का इशू था, तो उसमें भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ऐसा जो रियल डिफ़ॉल्ट है, जब मैं उस डिफ़ॉल्ट की बात कर रहा हूँ जब आपके पास पैसे नहीं हैं, वैसा डिफ़ॉल्ट पास्ट में कभी नहीं हुआ। तो इसका जो है सही आकलन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम समझ सकते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो पहली चीज़ तो ये कि जब सरकार के पास पैसे ही नहीं होंगे तो अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे पे करेगी? वो मिलिट्री को भी अपने नहीं पे कर पाएगी, अपने जो उनके फेडरल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी नहीं पे कर पाएगी, जो उनके जितने भी तरीके के एड प्रोग्राम्स चलते हैं वो भी नहीं कर पाएगी, वो जिन कंट्रीज़ को पैसे देती है, हेल्प करती है, वो भी नहीं कर पाएगी। तो एक तरीके से उनके सारे खर्चे हो जाएंगे बंद। अगर हम मार्केट की बात करें दोस्तों, तो पहला तो उसका इम्पैक्ट बॉन्ड मार्केट में होगा, क्योंकि यूएस का डिफ़ॉल्ट करना मतलब जो बॉन्ड के इंटरेस्ट देना वो बंद कर देगी। अब यूएस जो है दुनिया भर से कर्जा लेता है, क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो उसके बॉन्ड होल्डर्स तो पूरे दुनिया में हैं, इंडिया में भी हैं, चाइना में भी हैं, तो वो बॉन्ड को सेल करना शुरू करेंगे। तो एक तो बॉन्ड मार्केट में तबाही मचेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि $500 बिलियन के यूएस बॉन्ड्स हर दिन ट्रेड होते हैं। अगर हम इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या होगा उसको समझने की कोशिश करें, तो मूडीज़ के एक एस्टिमेट के हिसाब से 4% उनकी इकोनॉमी जो है गिर जाएगी, उनकी जीडीपी गिर जाएगी, और करीब 7 मिलियन जॉब्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और अगर मार्केट की बात करें तो मूडी का ये भी कहना है कि 20% का तो इमीडिएट जो है मार्केट में करेक्शन देखने को मिलेगा। पांचवा जो प्रश्न उठता है कि इसका सोल्यूशन क्या है? मान लीजिए दोनों वहाँ की पार्टीज आपस में एग्रीमेंट में नहीं आती है, तो क्या हो सकता है? तो हर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कुछ कुछ लूप होल्स होते हैं, जिसका इस्तेमाल करके इस तरीके की प्रॉब्लम से निकला जा सकता है। तो एक तरीका ये बताया जा रहा है कि वो नए नोट तो नहीं छाप पाएंगे, लेकिन नए सिक्के, कॉइन्स छाप सकते हैं। तो वो करीब $1 ट्रिलियन के कॉइन्स छाप सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि एक लूप होल है जिसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी है कि वो कुछ प्रीमियम बॉन्ड्स को भी इशू कर सकते हैं। दोस्तों, सबको पता है कि ये एक यूएसए की पॉलिटिकल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं है कि यूएसए के पास पैसा नहीं है, उनके सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन कंट्री के पास तो पैसा है, वो अनलिमिटेड डॉलर्स को छाप सकते हैं। तो अगर वो प्रीमियम बॉन्ड्स इशू करते हैं जिसकी जो वैल्यू होती है उनके फेस वैल्यू से ज़्यादा होती है, उस बॉन्ड्स के थ्रू भी वो पैसा उठा सकते हैं। और एक और उसके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन का तरीका है, वो कुछ इमरजेंसी पावर्स होते हैं जिसे 14th अमेंडमेंट कहा जाता है, तो उसका इस्तेमाल करके भी वो कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि जो नेशनल डेट होता है जो लोगों के लिए लिया जाता है, उस पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। लेकिन बाइडेन ने कहा है कि फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई सोल्यूशन सोच रहे हैं। एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इस प्रॉब्लम से निकलने का, कि देखिए जो वहाँ के जो अपोजिशन पार्टी है, अगर वो इस बिल को, इस डेट को बढ़ाने में मदद नहीं करती है, तो क्या होगा? मार्केट्स तो क्रैश होंगे, डेफिनेटली होंगे, भले ही 1 दिन होंगे, 2 दिन होंगे। और इसका परिणाम क्या होगा कि जो उस पार्टी के डोनर्स हैं, वो सारे बिजनेस हाउसेज हैं, बिजनेसमैन हैं, तो उनको नुकसान होगा। तो वो अपनी पार्टी पर, अपोजिशन पार्टी पर प्रेशर डाल सकते हैं कि भैया हमको नुकसान हो रहा है, आप सेटलमेंट करिए, नहीं तो हमें और नुकसान होगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये क्राइसिस तो देखिए, इतना बड़ा देश है, पावरफुल देश है, वो
इसको निकाल लेगा। हाँ, टेम्पररी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसका कितना डैमेज होगा इसका आकलन करना इस वक्त तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आखिरी क्वेश्चन, क्या सचमुच में यूएस डिफॉल्ट करने वाला है अगले महीने? तो देखिए, जो यूएसए के नोबल इकोनॉमिस्ट हैं पॉल क्रुगमैन, उन्होंने तो कहा है कि पॉसिबिलिटीज आर रियल कि यूएस डिफॉल्ट करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप शायद ये सोचेंगे कि यार इतना बड़ा कंट्री डिफॉल्ट कैसे कर सकता है, या कोई भी कंट्री डिफॉल्ट कैसे कर सकता है? तो देखिए, डिफॉल्ट जैसा कि मैंने बताया का मतलब होता है कि अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा ना कर पाना, यानी कि आपने जो बॉन्ड्स इशू किए हैं उसके इंटरेस्ट आप नहीं पे कर पा रहे हैं, और भी जो भी आपकी ऑब्लिगेशंस है उसे नहीं मीट कर पा रहे हैं। तो अगर आप रिसेंट टाइम्स में देखें तो 2009 के आसपास ग्रीस ने डिफॉल्ट किया था, और उसकी वजह से मार्केट में अच्छी खासी गिरावट भी हुई थी, और पूरा एक फाइनेंशियल सिस्टम थोड़ा सा हिल सा गया था। अगर आप 1990s में देखें तो इंडिया भी उस कगार पर था कि वो डिफ़ॉल्ट करने वाला था। इंडिया के पास सिर्फ 2 महीने के ही पैसे थे, यानी कि आज जो जिस हालत में पाकिस्तान है, हम उस हालत में थे जब मनमोहन सिंह फिनेंस मिनिस्टर थे। और फिर उसके बाद जो है पॉलिसीज़ को हमने चेंज किया, और उसका परिणाम हमें देखने को मिला कि किस तरीके से हमारी इकॉनमीज़ ने जो है ग्रो किया। लेकिन अमेरिका के केस में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है, जैसे कि जो पॉल क्रुगमैन ने बताया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका बैंकरप्ट हो गया। तो डिफ़ॉल्ट करना और बैंकरप्ट होना 2 डिफरेंट थिंग्स। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे एसेट्स है, गाड़ी है, बंगला है, बहुत सारे प्रॉपर्टी है, लेकिन मेरे पास इस वक्त कैश नहीं है, ड्यू टू एनी रीजंस, मे बी मेरा बैंक अकाउंट जो है लॉक हो गया या व्हाट एवर रीजंस, तो मैं अपनी पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी ईएमआई नहीं दे पा रहा हूँ, तो बैंक तो मुझे डिफॉल्टर बोल देगा। लेकिन क्या मैं दरअसल डिफॉल्टर हूँ? क्या मैं बैंकरप्ट हूँ? नो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे एसेट्स हैं। तो अमेरिका की भी इस वक्त यही सिचुएशन है। तो ये सिचुएशन आगे जाकर क्या मोड़ लेती है ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली देखिए, इसकी वजह से थोड़ा ही मार्केट में नर्वसनेस है। आप देख रहे हैं यूएस मार्केट्स में भी हमें इतनी शार्प रैली के बाद थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, और इंडियन मार्केट्स भी थोड़े प्रेशर में दिख रहे हैं, जिसकी ये वजह हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी यूएस डेट सेलिंग के बारे में जानकारी। और आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे वो फिलहाल होल्ड कर रहे हैं, कोई फ्रेश लेवल्स अभी ऐड नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो इसी के साथ ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।